Assalamu alaikum my dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. I hope you all are fine. Today we are start our next lecture, which is lecture number 3 of chapter number 3, which is control structure. First of all बेटा, आप लोगों को previously आप लोगों ने पढ़ा था error statement, on error statement और go to statements के बारे में आपने चीज़ों के बारे में understand किया था. आज आप next इसे topic पढ़ेंगे which is selection structure. सिलेक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसमें भी कॉन्सेप्ट आपके पास यही है सिलेक्शन स्ट्रक्चर का कि आप इस स्ट्रक्चर में कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे। तो क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले डेफिनेशन पे हम ज़रा देखते हैं कि आ सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज्ड विच अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है अल्टरनेटिव प्रोग्राम का। एक तो सिंपल प्रोग्राम है, एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम। मींस कि आपके पास प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम होगा, कोई से दो प्रोग्राम्स या कोई सी दो स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट हो रही होंगे। जब मैं दो प्रोग्राम्स की बात करूंगा तो आपने समझना है कि अगर एक प्रोग्राम एडिशन का बन रहा है तो उसके साथ ही दूसरा प्रोग्राम आपके पास सब्ट्रैक्शन का बन रहा है। तो एट अ सेम टाइम आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप या तो एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप प्रोग्राम्स नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। सो अल्टरनेटिव प्रोग्राम, द प्रोग्राम विद इन द प्रोग्राम, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, कि आपके पास जो है वो दो प्रोग्राम्स को ये सलाहियत रखती है सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करने की। सिलेक्शन मीन कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो ये वाला प्रोग्राम चले, ये वाला चीज़ है तो ये आपको उसने फिजिबिलिटी दे दी है कि आप ये वाली चीज़ यूज़ करना चाहें, ये वाला प्रोग्राम या ये वाला प्रोग्राम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम यूज़ करेंगे। तो दो तरह की आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूज़ की जाती हैं, एक आपके पास इफ़ देन और एक इफ़ देन एल्स। जब बेटा हम लोग फ़्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये एक बताया था कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जो फ़्लो चार्ट पे आपने एक डायग्राम को भी दिया था। वो डायग्राम कुछ इस तरह की आपको नज़र आती होगी कि ये आपने जो चीज़ देखी थी इस तरह की डायमंड शेप में, ये आपके पास सिलेक्शन का आपने पढ़ा था कि ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। दो आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं आपके पास, एक तो फ़्लो आपके पास यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बेटा। अब दो फ्लोज हैं, यहाँ पे आपने देनी है एक्सप्रेशन देंगे यहाँ पे इफ़ लगेगा आपके पास। अगर आपके पास ये है तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे चलनी चाहिए, नहीं तो एल्स में आपका प्रोग्राम यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ये फ्लो चार्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल्गोरिदम्स में भी आप लोग ड्रॉ कर चुके हैं। दो तरह की आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को आप कहते हैं इफ़ देन और एक को आप कहते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो स्टेटमेंट है इफ़ देन स्टेटमेंट, ये क्या काम करती है? वही अगेन द इफ़ देन स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग आपके पास ये स्टेटमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन क्या मतलब कि डिसीजन पे सिर्फ और सिर्फ इन्हिसार करता है कि आप कौन से डिसीजन इसमें लेना चाह रहे हैं, कौन सा डिसीजन आप फॉलो करेंगे। इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑब्वियसली बेटा जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर की फंक्शनैलिटी डिफरेंट कर देगा। मतलब अगर आप कहना चाहते हैं कि आपने दो कोई से प्रोग्राम्स बनाए हैं, एक लार्जर नंबर डिस्प्ले कर रहा है, एक लोअर नंबर डिस्प्ले करता है, तो अब ये आप सिलेक्शन है कि आपको कौन सा चाहिए। आपको लिस्ट में से या तो हायर नंबर चाहिए या लोअर नंबर चाहिए। अगर हायर नंबर चाहिए तो प्रोग्राम का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, किस पे कि वो हायर ऑर्डर की तरफ जाएगा। और अगर आपने लोअर ऑर्डर की तरफ जाना है तो प्रोग्राम भी आपको लोअर ऑर्डर की तरफ लेके जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इफ़ है, एक्सप्रेशन है, देन स्टेटमेंट है। इसका एक और सिंटैक्स भी बेटा आपके पास है, इफ़ आपके पास एक्सप्रेशन होगा, फिर उसके बाद आप इसमें देन यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर भी आ सकते हैं। लाइन नंबर मतलब अगर आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते या कोई लाइन नंबर के ऊपर स्विच करना चाहते हैं तो बेटा आप इस तरह से लाइन नंबर के ऊपर भी इसको स्विच कर सकते हैं। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन थी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमेशा बेटा एक बात याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर
कि चीज़ें उस वक्त तक ज़्यादा अंडरस्टैंड होती हैं जब आपके पास कोई एग्जांपल से आप उस चीज़ को देखते हैं। ख़ास तौर पे आपकी जो 10th की बुक है ये प्रोग्रामिंग के फील्ड आपके पास ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसकी एग्जांपल्स को ज़रा मैं लिखूँगा, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। हाँ जी बेटा, ये है आपके पास, हम इफ़ देन की स्टेटमेंट पहले इसको करने लगे हैं। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोग्राम बनाना कौन सा है, हम प्रोग्राम बनाते हैं बेटा कि आपने 2 नंबर कोई से लेने हैं, ठीक है, और उसको आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है, कि आपने कोई सिलेक्शन करनी है कि अगर इफ़, ठीक है, हम कहते हैं कि जी एलिजिबल हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस क्लास में जो 17 एज से लेसर हैं, ठीक है, जो इनकी एज 17 से नीचे है वो इस क्लास में आएंगे, ठीक है। तो उसकी जब ये क्या है, ये डिसीजन है ना बेटा कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि सिर्फ और सिर्फ 17 से नीचे ही आने चाहिए। तो ये हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले इफ़ लिखेंगे आप, इफ़ लिखने के बाद सिंटेक्स क्या था इसका कि एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन में क्या है, इफ़ एज, ठीक है बेटा, एज इज लेस देन 17 हो, ठीक है, एज इज लेस देन 17 हो, तो पहले नंबर पे आपने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन दे सकते हैं, दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था बेटा क्या चीज़ कि आप इसको लाइन नंबर भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन नंबर दे देते हैं कि अगर तो एज 17 से आपके पास छोटी है तो देन आप कहाँ ले जाएं उसे, लाइन नंबर 20 की तरफ, और 20 पे आके आप एक्सप्रेशन लिख दें प्रिंट यू आर एलिजिबल, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली अगर 17 से ज़्यादा होंगे तो आपके पास वो आपको कोई मैसेज जनरेट करके नहीं देगा, लेकिन अगर 17 से आपके पास नीचे होंगे, ठीक है, तो वो आपको मैसेज जनरेट करेगा कि प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर द क्लास या यू आर एलिजिबल, ठीक है बेटा। तो ये छोटी सी एग्जांपल आपके पास है कि आप इसको दे सकते हैं कि हमें जब भी आपको डेफिनेशन आए अगर इफ़ देन की, तो बेटा आपने याद रखना है कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद सिंटेक्स लिखना है, उसके बाद एग्जांपल लिखनी है। मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि सर बुक में तो इतनी बड़ी एग्जांपल दी हुई है, बेटा वो मैटर नहीं करता। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेक अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप जो है इसको एग्जाम्पल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पॉज हो गया, अच्छा बेटा, तो यू आर एलिजिबल, ठीक है, आप क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर बेटा नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है नंबर 2 पे, वो आपके पास है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम इसको देखते हैं कि द एल्स कीवर्ड अगेन बेटा मैं यहाँ पे बताता चलूँ, कीवर्ड आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप इनके अलावा इनका मतलब जो होता है प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही डिफाइंड किया जा चुका है, ठीक है बेटा। तो द एल्स कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद इफ स्टेटमेंट, के 2 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं इसने, क्या दिए हुए हैं 2 अल्टरनेटिव्स, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप इस प्रोग्राम स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे उसने सिर्फ बताया हुआ है कि अगर तो एज 17 है तो देन कहाँ ले जाए, आपके पास 20 पे ले जाए और प्रिंट कर दे यू आर एलिजिबल। लेकिन जिनकी एज 17 से अबव है, आखिर उनको भी तो कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करना है ना कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस चीज़ की, इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज़ बनाई है प्रोग्रामर्स ने, वो है डेवलपर्स ने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इसमें एक्सप्रेशन होगा, इफ़ एक्सप्रेशन, देन अगेन या तो कोई आप एक्सप्रेशन दे दें या लाइन नंबर की तरफ मूव कर जाएं, एल्स आपके पास एक और स्टेटमेंट हो जाएगी या लाइन नंबर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से, कैसे आपके पास डेवलप कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आप इसकी, जिस तरह ये एग्जांपल देखी हुई है, अब आप इसकी ये वाली जो इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है, इसकी एग्जांपल को ज़रा आप देखेंगे। अगेन यही वाले प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे कि इफ़
एग्जाम्पल, इफ लाइन नंबर 10 के ऊपर, इफ एज इज ग्रेटर देन 17 है, देन याद रखिएगा बेटा कि इसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आप इन्हें स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो आपका ये सिंटेक्स जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि रिजर्व्ड वर्ड्स आपको कहते हैं कि आपने जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखने हैं हमेशा सिंटेक्स के। इफ़ एज ग्रेटर देन 70 है तो देन ले जाए लाइन नंबर 20 के ऊपर, तो इधर आपके पास आ जाएगा प्रिंट, ठीक है, यू, या एक ही दफ़ा आप इसको दे दीजिएगा, अभी एल्स में लिख लें आप एक ही लाइन पर, लाइन आपने एक ही डालनी है। इफ देन कहाँ ले जाए, लाइन नंबर 20 की तरफ, ठीक है, वो हम मैसेज उसको बाद में डिस्प्ले कराएंगे। एल्स नहीं तो वो कहाँ ले जाए, लाइन नंबर 30 के ऊपर आपको ले जाए, ठीक है बेटा। अब 20 में लिख देता हूँ मैं कि अगर तो एज 17 से जो है वो आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको क्या वो आप करवाएंगे हाँ जी, यहाँ पे आपने स्मॉलर का वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि हम प्रोग्राम जो है वो स्मॉलर का बना रहे हैं कि अगर एज 17 से छोटी है, ठीक है, तब आपने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्रिंट आपने क्या कर देना है, प्रिंट यू आर एलिजिबल, कि आप जो हैं इस क्लास के लिए वो क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है बेटा। नहीं तो एल्स में 30 पे चले जाओ, 30 में हम एक और मैसेज ड्रॉप करवा देते हैं कि मैसेज डिस्प्ले हो कि यू आर नॉट एलिजिबल, या कुछ भी लिख सकते हैं कि यूर एज इज़ अबव 17, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो बेटा ये आपके पास छोटी छोटी सी इसकी एग्जांपल्स हैं। असल मकसद होता है बेटा आपके पास कंप्यूटर के अंदर कि आपने चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। तो जो आपके पास एक डिफरेंस है इसमें यही है कि यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले नहीं होता, सिंपल इफ़ आपके पास स्टेटमेंट लगती है और देन आपके पास लाइन नंबर या एक्सप्रेशन आप डिस्प्ले कराते हैं। यहाँ पे आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास शो हो जाती हैं कि अगर एलिजिबल नहीं है उसको भी मैसेज शो होना चाहिए ना बेटा, तो इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल। इसी के अंदर बेटा, इसी टॉपिक के अंदर आपके पास एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा। अगर आपके पास कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आपने इफ़ देन एल्स में यूज़ करने हैं तो वो किस तरह से करते हैं बेटा। अक्सर जो ग्रेडिंग की जाती है आपके स्कूल्स में या आपके एकेडमीज़ वगैरह में, जिनके ग्रेडिंग की जाती है कि इतने मार्क्स हैं तो उनको ए ग्रेड, इतने मार्क्स हैं तो उनको बी ग्रेड, इतने मार्क्स हैं तो सी ग्रेड, ठीक है बेटा। तो लॉजिकल, अब लॉजिकल में आपने पढ़ा है एंड, ठीक है, और ठीक है, दो पढ़े हैं एंड और। अब इस एंड और को आप इसको देखेंगे। अब सबसे पहले इन ऑपरेटर्स को आपने इफ देन एल्स में यूज करना है। टारगेट क्या है, हमने प्रोग्राम कौन सा हमने बनाना है, प्रोग्राम बेटा हमने बनाना है कि अगर आपके पास जो ग्रेडिंग है वो किस तरह से आपके पास की जाती है, तो हम इसमें इफ देन यूज करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले इफ लाइन नंबर 10 के ऊपर, इफ मार्क्स, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन 80 है, ठीक है। अच्छा, पहले हम सारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। या इफ मार्क्स ग्रेटर देन 70, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60। अच्छा, अब मैंने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ करेगा कि ग्रेटर देन 80 आपके पास आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ग्रेटर देन 80 आपके पास यहाँ तो आपने शो कर दिया, लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि ऐसे बच्चे जिनके 80 से अबव
ठीक है, या 90 से आपके पास हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो आपके पास डबल स्टार्स भी देते हैं, ठीक है। हर किसी की अलग अलग ग्रेडिंग होती है, कुछ 90% पे आपको आके ए स्टार देते हैं, 80 पे देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट आपके पास ग्रेडिंग होती है, तो इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि 80 से ज़्यादा, ठीक है, और मार्क्स, ठीक है, लेस देन हो 90 से, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। एंड मार्क्स होने चाहिए लेस देन 80 एंड मार्क्स होने चाहिए आपके पास लेस देन 70। तो सेम एज इट इज़ अभी यहीं तक जाते हैं। एल्स में हम उसको लिख देंगे। अच्छा जी, तो देन कहाँ चला जाए वो? देन बेटा चला जाए वो लाइन नंबर 40 पे। देन चला जाए वो लाइन नंबर 50 पे। देन चला जाए वो लाइन नंबर 60 पे। तो 40 पे बेटा हम क्या चीज़ प्रिंट करवाते हैं? हम कहते हैं 40 पे प्रिंट करवा देते हैं कि योर ग्रेड इज ए स्टार, ठीक है बेटा। लाइन नंबर 50 पे हम प्रिंट करवा देंगे कि योर ग्रेड इज बी। अच्छा, या बी दे दें, या आप अगर आपने ए देना है तो यहाँ पे ए दे दें। वो आप पे डिपेंड करता है कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, डेवलपर किस हिसाब से वो प्रोग्राम को आपको शो करेगा। फिर बेटा आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो 60 पे प्रिंट योर ग्रेड इज बी। तो बेटा फ्लो कैसे चलेगा? टॉप टू डाउन फ्लो चलेगा आपके पास कि अगर मार्क्स 80 है और 80 से 90 से लेस हैं तो 40 पे चला जाए। अब ये चेक करेंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के आपके पास आए हैं मार्क्स 73, ठीक है, तो वो कैसे चेक करेगा? बेटा वो चेक करेगा, पहली लाइन चलाएगा, यहाँ तो उसे कोई 73 नहीं मिलेगा, लेकिन जैसी लाइन नंबर 20 पे आएगा उसको मिल जाएगा कि 70 से बड़ा 80 से छोटा है ये नंबर 73, तो इसको हम कौन सी ग्रेड दे देंगे? यहाँ वो लिख देगा योर ग्रेड, प्रिंट करवा देगा आपके इज ए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप जो है वो ग्रेडिंग करते हैं, ख़ास तौर पे जब आप ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं आप अपनी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको जो है इस एग्जांपल्स के तहत आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें समझ नहीं आती, तो बेटा आप इजीली अपने ग्रुप्स में, ठीक है, या इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।